मैंने 10 अलग-अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ट्राई की है, लेकिन आखिर में सिर्फ एक ही ऐसी निकली जो बिगिनर्स के लिए सच में बहुत शानदार काम करता है। देखिए, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कौन-सी स्ट्रैटेजी सही है। हर जगह अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से बताते हैं। कोई इंडिकेटर्स की बात करता है, कोई प्राइस एक्शन की बात करता है, तो कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैंने खुद 10 अलग-अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को टेस्ट किया, वो भी रियल मार्केट में। सबसे पहला, इंडिकेटर अप ओवरलोड। सबसे पहले मैंने इंडिकेटर्स ओवरलोड स्ट्रेटजी ट्राई किया। ये क्या चीज है? जिसमें मैंने आरएसआई, मैकडी, बॉलिंजर बैंड्स, मूविंग एवरेजेस, स्टॉकेस्टिक जैसे कई सारे इंडिकेटर्स एक साथ इस्तेमाल किए। शुरुआत में ये बहुत पावरफुल लगा क्योंकि हर इंडिकेटर मुझे अलग अलग सिग्नल दे रहा था और मुझे लगा कि जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन होगी उतना ही सही ट्रेड होगा। लेकिन रियलिटी कुछ और ही था। कई बार आरएसआई ओवरबॉट दिखा रहा था, लेकिन मैकडी बुलिश क्रॉसओवर दे रहा था और प्राइस ऊपर ही जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा इंडिकेटर्स होने से क्लैरिटी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक दिन बैंक निफ्टी में मैंने सेल किया ट्रेड जो आरएसआई 70 के ऊपर था, लेकिन बाकी इंडिकेटर्स सपोर्ट कर रहे थे और मार्केट ऊपर निकल गया, जिससे लॉस हुआ। इस स्ट्रेटेजी से मैंने ये सीखा कि ज्यादा इंडिकेटर्स डिसीजन को आसान नहीं बल्कि कंफ्यूजन बना देते हैं। बिगनर्स के लिए ये स्ट्रेटेजी डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि सिग्नल्स के बीच अगर आप फंस जाते हैं और सही एंट्री मिस कर देते हैं। अभी दूसरा, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी एसएमसी को समझने और इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसमें मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी जोन्स और इंस्टीट्यूशनल मूव्स को समझना होता है। शुरुआत में यह स्ट्रेटजी बहुत कॉम्प्लेक्स लगी क्योंकि इसमें चार्ट्स को एक अलग नजरिए से देखना पड़ता है। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस की तो धीरे धीरे समझ आने लगा कि मार्केट रैंडम नहीं चलता, बल्कि बड़े प्लेयर्स के हिसाब से चलता है। उदाहरण के लिए, जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस करता है तो वहां बड़े इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी होती है। मैंने निफ्टी में एक ट्रेड लिया जहां प्राइस ने डिमांड जोन को रेस्पेक्ट किया और वहां से बाउंस आया, जिससे अच्छे प्रॉफिट्स मिले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिगिनर्स के लिए एसएमसी को सही तरीके से समझना आसान नहीं होता है। अगर प्रैक्टिस और पेशेंस नहीं है तो ये स्ट्रेटेजी कंफ्यूजिंग हो सकता है और गलत इंटरप्रिटेशन से लॉस भी हो सकता है। अभी हमारा है स्ट्रेटेजी 3, इनर सर्कल ट्रेडिंग, आईसीटी। आईसीटी यानी इनर सर्कल ट्रेडिंग एसएमसी का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप्स और टाइम बेस्ड एंट्रीज का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने आईसीटी कॉन्सेप्ट्स को सीखकर उन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग में अप्लाई किया, खासकर लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के दौरान प्राइस मूवमेंट को ऑब्जर्व किया, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। उदाहरण के लिए, जब प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करे वापस रिवर्सल देता है तो वह हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। एक दिन मैंने बैंक निफ्टी में देखा कि प्राइस ने प्रीवियस हाई को तोड़ा, स्टॉप लॉसेस हिट किए और फिर नीचे गिर गया। ये क्लासिक लिक्विडिटी ग्राफ था। वहां सेल एंट्री लेकर अच्छा प्रॉफिट मिला, लेकिन आईसीटी बिगनर्स के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ समझनी पड़ती है और डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडर जल्दी कंफ्यूज हो सकता है। चौथा स्ट्रेटेजी, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग सबसे पॉपुलर स्ट्रेटेजीज में से एक है और मैंने भी इसे एक्सटेंसिवली टेस्ट किया, बहुत ज्यादा किया। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। शुरुआत में ये बहुत इजी लगा और कुछ ट्रेड्स में अच्छा प्रॉफिट्स भी मिले। उदाहरण के लिए, जब निफ्टी ने 22,000 का लेवल ब्रेक किया तो मैंने ब्रेकआउट के बाद बाय किया और मार्केट ने मोमेंटम दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे फेक ब्रेकआउट्स का सामना भी करना पड़ा। कई बार प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, ट्रेडर्स के ट्रैप करता है और फिर नीचे गिर जाता है। इससे लॉसेस होने लगे। मैंने सीखा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में वॉल्यूम कंफर्मेशन और पेशेंस बहुत जरूरी है। बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेने पर नुकसान हो सकता है, खासकर बिगिनर्स के लिए।
पांचवा स्ट्रेटजी, फिबोनाची पुलबैक। फिबोनाची पुलबैक स्ट्रेटजी मैंने ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की। इसमें 38.2%, 50% और 61.8% लेवल पर प्राइस के रिट्रेसमेंट के को देखकर एंट्री ली जाती है। यह स्ट्रेटजी खासकर ट्रेडिंग मार्केट में बहुत अच्छी काम करती है। उदाहरण के तौर पर एक अप ट्रेंड में मैंने देखा कि प्राइस 50% फिबोनाची लेवल तक आया और वहां से बाउंस किया। मैंने वहां बाय किया और मार्केट ने आगे कंटिन्यूशन दिया। लेकिन समस्या तब आती है जब मार्केट साइडवेज होता है, क्योंकि उस समय फिबोनाची लेवल से काम नहीं करते। बिगिनर्स के लिए ये स्ट्रेटजी यूजफुल है, लेकिन कंडीशन ये है कि उन्हें ट्रेंड पहचानना आना चाहिए, वरना गलत जगह एंट्री लेकर लॉस भी हो सकता है। स्ट्रेटजी 6, सेशन बेस्ड स्ट्रेटजी। सेशन बेस्ड स्ट्रेटजी में मैंने अलग अलग मार्केट सेशन जैसे एशियन, लंदन, यूएस सेशन को ध्यान में रख के ट्रेडिंग की, मतलब प्रैक्टिस के लिए बस। मैंने ऑब्जर्व किया कि लंदन ओपन के बाद वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और अच्छे मूव्स मिलते हैं। उदाहरण के लिए मैंने सुबह 9:15 के बाद इंडियन मार्केट में ओपन रेंज ब्रेकआउट को कंबाइन किया और अच्छे ट्रेड्स मिले। लेकिन ये स्ट्रेटजी टाइम डिसिप्लिन मांगती है। अगर आप सही समय पे चार्ट्स नहीं देखते तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। बिगनर्स के लिए ये स्ट्रेटजी अच्छी हो सकती है, लेकिन उन्हें टाइमिंग का खास ध्यान रखना ही पड़ेगा। स्ट्रेटजी 7, लिक्विडिटी एंड स्टॉप लॉस हंटिंग। लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी में मैंने ये समझा कि मार्केट अक्सर वहां जाता है जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं। यानी मार्केट पहले ट्रेडर्स को ट्रैप करता है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। उदाहरण के लिए मैंने देखा कि एक सपोर्ट लेवल के नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस थे। प्राइस वहां तक गया, स्टॉप लॉसेस हिट हुए और फिर तेजी से ऊपर चला गया। वहां बाय एंट्री लेकर प्रॉफिट मिला। यह स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल है, लेकिन इससे पहले से मैं इसे ऑब्जर्वेशन और पेशेंस चाहिए। बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि उन्हें फॉल्स मूव्स से डर लग सकता है। 8th स्ट्रेटजी, मूविंग एवरेजेस। देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेजेस और अगर मैं बात करूं तो 50 EMA और 200 EMA का यूज करके ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और साथ में मैं इसमें जोड़ देता हूं अगर ट्रेंड लाइंस की एंट्री। उदाहरण के लिए 200 के EMA पे अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है, वहां बाय ट्रेड लिया और अच्छा प्रॉफिट मिला। ट्रेंड लाइंस ने मुझे क्लियर स्ट्रक्चर दिया और मूविंग एवरेजेस ने ट्रेंड कंफर्मेशन किया। बिगनर्स के लिए ये दोनों टूल्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये एक सिंपल और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते। अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो कंसिस्टेंट रिजल्ट मिल सकते हैं। और अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, वो है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आखिर में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग को सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाया, खासकर बिगिनर्स के लिए। ये सबसे बेसिक लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट्स है। मार्केट बार बार सर्टेन लेवल को रेस्पेक्ट करता है और वहीं से रिवर्सल आते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पहचाना जहां प्राइस कई बार रिजेक्ट हुआ था। वहां सेल ट्रेड लेकर अच्छा प्रॉफिट मिला। इस स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी खासियत है सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी। आपको ज्यादा इंडिकेटर्स या कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं होती है। अगर आप पेशेंस के साथ स्ट्रॉन्ग लेवल्स पहचानना सीख जाते हैं तो आप कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बिगिनर्स को सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस से शुरुआत करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे बाकी स्ट्रेटेजीज को ऐड करना चाहिए। यही अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।